जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। इसे कोगुलेशन भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड की, यानी रक्त की महत्ता क्या है। देखिए, जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है यानी जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो उस समय हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जो विलाइस पाई जाती हैं, जिसे रसांकुर भी कहा जाता है, उनके माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसके बाद उनको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। और इसी ब्लड के थ्रू, इसी रक्त के माध्यम से ही इन न्यूट्रिएंट्स को जो है शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जितनी उपापचयी प्रक्रियाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। और ब्लड ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी के फॉर्म में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की, यानी रक्त के घटक की बात करते हैं कि यानी रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, पहला है ठोस और दूसरा है द्रव। ठोस में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और वहीं लिक्विड में या तरल भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा कुल रक्त का 55% ही होता है। मानव रक्त में कई क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, यानी रक्त का थक्का जमाने वाले कई कारक पाए जाते हैं जिनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक होती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे आप नोट कर सकते हैं। फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर, ये क्या एक प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में। फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ये भी एक विटामिन के डिपेंडेंट, याद रखिए इस लाइन को, विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीएज एंजाइम है, और ये पहला एंजाइम होता है जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स के अलावा एक विटामिन होता है, विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का जमाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की, यानी रक्त का थक्का जमता कैसे है। देखिए, जब भी किसी ब्लड वेसल को या किसी रक्त वाहिका को नुकसान होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका नैरोइंग शुरू होता है, यानी उस ब्लड वेसल का या उस रक्त वाहिका का जो जिस पोर्शन पे कट लगा हुआ है वो क्या होता है, संकुचित होना शुरू होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। इसके बाद ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स, वो क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो इसमें होता क्या है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इस फाइब्रिन का काम क्या है, इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल, एक नॉर्मल या सामान्य रक्त वाहिका है। इसमें किसी कारणवश यहाँ पर जो है वो कुछ डैमेज हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है। इंजरी होते ही क्या होती है, जो ब्लड के अदर पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। कट लगते ही मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स की टेंडेंसी होती है कि यह क्या करती है, कंस्ट्रिक्शन यानी संकुचित होना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल होता है। इसके बाद इस कटे हुए भाग पर सबसे पहले प्लेटलेट्स आके चिपकती हैं। प्लेटलेट्स आके जब चिपक जाती हैं, इसके बाद जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। और यही फाइब्रिन जो होता है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जाल नुमा एक संरचना होती है जो कटे हुए भाग पर आके पहले चिपक जाती है, और इस जाल नुमा संरचना में ही आके ब्लड के अदर पार्टिकल्स जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और रेस्ट ऑफ जो प्लेटलेट्स होती है वो आके चिपक जाती हैं और एक क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं, थक्के का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कट लगा हुआ था और जिसकी वजह से ब्लड जो है बाहर जा रहा था वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके
में अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो उनमें क्लॉटिंग यानी उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को हीमोफिलिक पेशेंट कहा जाता है और इस बीमारी को हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। ये आनुवंशिक भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। इसमें जो मैंने आपको फैक्टर बताए थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स, रक्त का थक्का जमाने वाले जो फैक्टर बताए थे, उसमें फैक्टर नंबर जो 8 होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वो फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो यहां तक रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं और हीमोफीलिया के बारे में मैंने आपको यहां तक बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।